कल का लोगी परसों का कल का है परसों का इसमें भी आ रहा है इसके बाद फोटो मेरा उसमें बेटा बातें नहीं देखो रिकॉर्डिंग चल रही है हाँ अच्छा तो हम लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा था सेल क्या होती है ठीक है तो सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होती है ठीक शरीर की संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई भी कहलाती है इसके अलावा हमने देखा था कि जो सेल्स जैसे सबसे बड़ी सेल कौन है सबसे छोटी सेल कौन है सबसे बड़ी सेल कौन सी थी शुतुरमुर्ग का अंडा और सबसे छोटी सेल कौन थी माइकोप्लाज्मा गैलोसेप्टिकम ठीक है और मानव शरीर में सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका कौन सी है न्यूरॉन या नर्व सेल तंत्रिका कोशिका फिर इसके बाद हमने बात की थी कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले इसको स्टडी किया था कॉर्क सेल्स में जो कि डेड सेल्स होती हैं और लिविंग सेल्स की स्टडी किसने की थी तो एंटनी वॉन लिवेनहॉफ ने की थी ठीक है तो बैक्टीरिया में इसको देखा था उसके बाद हमने सेल के बारे में कुछ एक बेसिक कॉन्सेप्ट बताया था कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स क्या होती हैं ठीक है तो केंद्र के न्यूक्लियस के आधार पर प्रोकैरियोटिक मींस जिसमें प्रिमिटिव टाइप का न्यूक्लियस पाया जाएगा मेम्ब्रेन जो बाउंड ऑर्गेनल है या झिल्लीबद्ध कोशिकाएं हैं वो नहीं पाए जाएंगे इसी प्रोकैरियोट्स में और राइबोसोम 70s टाइप का पाया जाता है और इनमें जो सेल वॉल होती है वो कॉम्प्लेक्स टाइप की तो ये हमने बात की थी इसमें प्रोकैरियोट्स में यूकैरियोट्स में बात की थी कि इसमें जो है वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस या ट्रू न्यूक्लियस पाया जाएगा सभी झिल्लीबद्ध जो कोशिकाएं होंगे वो पाए जाएंगे और राइबोसोम 80s टाइप का होगा और इनकी जो कोशिका वृद्धि होती है वो प्रोकैरियोट्स की तुलना में कुछ सिंपल टाइप की होती है ठीक है क्योंकि जो प्रोकैरियोट्स होते हैं उनमें जो कोशिका वृद्धि होती है ट्राइलैमेलर 3 लेयर की होती है और जो यूकैरियोट्स होते हैं यहाँ पे जो कोशिका वृद्धि होती है वो 2 लेयर्स की होती है ठीक है फिर इसके बाद हमने बात की थी बेसिक डायग्राम या फ्लो चार्ट बनाया था सेल के बारे में देखा था कि सेल में क्या क्या होता है सेल एनवेलप होता है और प्रोटोप्लाज्म होता है सेल एनवेलप में क्या क्या होता है सेल वॉल होती है और सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटोप्लाज्म में क्या क्या होता है साइटोप्लाज्म होता है और न्यूक्लियस होता है और साइटोप्लाज्म में फिर हमने देखा था क्या क्या होता है साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल और नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लूजन्स होते हैं साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स में क्या क्या होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम गोल्गी बॉडीज लाइसोसोम राइबोसोम और सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल तो ये मेन देखे थे हमने और नॉन साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लूजन्स में क्या क्या आएगा ऑयल ड्रॉप्स क्रिस्टल्स वैक्यूल्स और अदर इन्फ्लूजन्स देगा ठीक है बेटा फिर उसके बाद बात की थी न्यूक्लियस की तो न्यूक्लियस में क्या क्या आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आती है और न्यूक्लियोप्लाज्म आता है न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या आएगा क्रोमेटिन क्रोमोसोम और न्यूक्लियोलस ठीक है बेटा तो क्रोमेटिन और क्रोमोसोम किससे मिलकर बने होते हैं डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन ठीक है डीएनए प्लस स्टोन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं फिर इसके बाद हमने बात की थी कि एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या क्या होता है तो मेजर डिफरेंस क्या होगा सबसे बड़ा कि वहाँ पे क्या होगा प्लांट सेल में हमारे सेल वॉल पाई जाती है और एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं पाई जाती है इसके अलावा प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता सिवाय एक वहाँ पे एक्सेप्शन है यूग्लिना का वो हमें कल शायद नहीं पता यूग्लिना एक जंतु है जिसमें कि क्या पाया जाएगा क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पाया जाएगा ठीक है तो ये वो एक्सेप्शन है एनिमल सेल का ठीक है बेटा इसके बाद क्या था कि जो पादप कोशिका होती है वो जंतु कोशिका की तुलना में थोड़ी सी बड़ी होती है साइज में और जंतु कोशिका कुछ छोटी होती है ठीक है तो ये सारे कुछ बेसिक डिफरेंसेस थे जो हमने वहाँ पे देखे थे उसके बाद स्टार्ट किया था कि सेल वॉल क्या होती है सेल वॉल के बाद देखा था कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है और उसके बाद हमने डिस्कस कर रहे थे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में तो माइटोकॉन्ड्रिया का एक डायग्राम बनाया था ठीक है तो माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य लिखने को रहेगा तो आज हम लोग लिखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य पहला कार्य क्या होगा
एरोबिक रेस्पिरेशन का, ठीक है, वायवीय श्वसन। तो इसमें पहला कार्य लिखो एरोबिक रेस्पिरेशन, मतलब वायवीय श्वसन, जो कि कोशिका के अंदर संपन्न होता है। कहाँ होता है? कोशिका के अंदर, ठीक है। बीटा ऑक्सीडेशन, बीटा ऑक्सीडेशन क्या होता है? इसको ऐसे समझो सीधे शब्दों में कि फैट होती है ना, फैट का विखंडन, फैट का टूटना, फैट या लिपिड का टूटना बीटा ऑक्सीडेशन कहते हैं। तीसरा काम क्या हो जाएगा? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब सेल की मृत्यु में भी ये रोल प्ले करता है। सेल कैसे मरती है तो उसमें जो भूमिका निभाता है। प्रोग्राम्ड सेल डेथ, प्रोग्राम्ड सेल डेथ, जिसके लिए टर्म होता है एपोटोसिस। इसी को कहते हैं एपोटोसिस। कभी उसने प्रोग्राम सेल डेथ नहीं पूछा, एपोटोसिस शब्द दे दिया, तो एपोटोसिस का मतलब ये क्या होता है? प्रोग्राम सेल डेथ, ठीक है। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य होता है, ठीक बेटा। जो हमारा अगला कोशिकांग है वो है क्लोरोप्लास्ट, लेकिन इसको क्लोरोप्लास्ट नाम आते हैं, पहले पढ़ेंगे प्लास्टिड, ठीक है, प्लास्टिड। प्लास्टिड अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड को हिंदी में कहते हैं लवक। प्लास्टिड को हिंदी में क्या बोलेंगे? लवक। ये क्या होते हैं? ये भी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, जिनमें क्या बता होता है? विभिन्न तरह के पिगमेंट भरे रहते हैं, यानी वर्णक भरे रहते हैं। क्या होते हैं? झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, जिनमें विभिन्न तरह के पिगमेंट भरे होते हैं। तो लिख लो इसको, ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। ये झिल्लीबद्ध यानी मेम्ब्रेनस, मेम्ब्रेन बाउंड, ये झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट, जिनमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं, जिनमें विभिन्न प्रकार के पिगमेंट पाए जाते हैं। फुल स्टॉप। अगला पॉइंट लिखो, ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, पिगमेंट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, पिगमेंट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं। ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट। हाँ बेटा, पिगमेंट की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर ये निम्न प्रकार के होते हैं।
ये निम्न प्रकार के होते हैं। डैश नंबर 1 ल्यूकोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट को कह सकते हो अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। अवर्णी का मतलब हो जाएगा यहाँ पे रंगहीन। देखो बेटा, ल्यूको का मतलब होता है व्हाइट, व्हाइट का मतलब है कलरलेस, और प्लास्ट का मतलब है प्लास्टिड, ये लवक। प्लास्ट का मतलब प्लास्टिड यानी लवक। तो कलरलेस प्लास्टिड क्या कहलाएंगे? ल्यूकोप्लास्ट। मींस जिनमें कोई कलर नहीं होगा वो क्या कहलाएंगे? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, तो ल्यूको का मतलब ये होता है व्हाइट, मींस कलरलेस। तो कलरलेस प्लास्टिड क्या कहलाएंगे? ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है बेटा, तो इसमें एक पॉइंट बना के लिखो। संचित पदार्थ के आधार पर, संचित पदार्थ के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। संचित पदार्थ के आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 एमाइलोप्लास्ट, इसमें लिखो एमाइलोप्लास्ट, इसमें लिखो। इनमें संचित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है, इनमें संचित पदार्थ कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट। नंबर 2 इलियोप्लास्ट, इसमें लिखो इनमें संचित पदार्थ तेल की बूंदें, 5 ड्रॉप्स। इनमें संचित पदार्थ तेल की बूंदें होती हैं, मीन्स ऑयल ड्रॉप्स। ठीक है, इनमें संचित पदार्थ तेल की बूंदें होती हैं। तीसरा लिखो एल्यूरोप्लास्ट, इसमें इसमें संचित पदार्थ प्रोटीन होता है, इसमें संचित पदार्थ प्रोटीन होता है, इसमें संचित पदार्थ प्रोटीन होता है। ठीक है, तो ये ल्यूकोप्लास्ट के बारे में। अगला है हमारा ल्यूकोप्लास्ट के बाद है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड, क्रोमा का क्या मतलब होता है? कलर्ड। और प्लास्ट का मतलब होता है प्लास्टिक। कलर्ड प्लास्टिक क्या कहलाएंगे? क्रोमोप्लास्ट। क्रोमा का मतलब कलर्ड यानी रंगीन। ठीक है बेटा, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और प्लास्ट का मतलब प्लास्टिक। तो कलर्ड प्लास्टिक क्या कहलाएंगे? क्रोमोप्लास्ट। इसमें लिखिए कलर्ड प्लास्टिक्स। ये क्रोमोप्लास्ट है। ठीक है, क्रोमा का मतलब होता है कलर्ड और प्लास्ट का मतलब ये प्लास्टिक। ठीक है, तो कलर्ड प्लास्टिक क्या कहलाएंगे? क्रोमोप्लास्ट। मिर्च का रंग, जो पकी मिर्च होती है ना, उसका रंग लाल क्यों होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। क्रोमोप्लास्ट के कारण पकी मिर्च जो होती है ना, उसका रंग लाल होता है ना, तो लाल किस वजह से होता है? क्रोमोप्लास्ट के कारण। तो वही लिख लो, एक पकी मिर्च का रंग लाल होता है। टमाटर बेसिकली जिसमें भी कलर वाला है ना, इनमें भी जो है क्रोमोप्लास्ट पाए जाते हैं।
और कुछ एंथोसाइनिन पिगमेंट भी पाए जाते हैं। एंथोसाइनिन में क्या है, पिगमेंट ही है, ठीक है, वो भी एक तरीके का जो है क्रोमोप्लास्ट, ठीक है, इसमें पाया जाता है। तो पकी मिर्च का रंग लाल होने का कारण क्या है, क्रोमोप्लास्ट। टमाटर का रंग लाल होने का मतलब क्या है, क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। गाजर में कैरोटीन की वजह से, बीटा कैरोटीन येलो कलर की होती है, नारंगी कलर की होती है, ये सारे क्रोमोप्लास्ट होते हैं। जितनी भी चीजें हम रंगीन देखते हैं वो सारे के सारे क्रोमोप्लास्ट की वजह से। फल है, सब्जी है, फूल है, सभी के सभी क्रोमोप्लास्ट, ठीक है। तो ये क्रोमोप्लास्ट के बारे में। अगला है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट तो ये कह सकते हैं ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ओनली ग्रीन कलर्ड, ठीक है बेटा। हमने यहाँ पे ग्रीन कलर नहीं लिखा है, क्रोमो का मतलब कलर तो सभी आ जाएंगे, बट लेकिन हमने इसको जो क्लोरोप्लास्ट है इसको अलग कैटेगरी में रखा है, ठीक है ना। तो इसको केवल ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड बोलेंगे। तो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड, ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स, ये कहलाएंगे क्लोरोप्लास्ट, ठीक है बेटा। तो ग्रीन कलर्ड प्लास्टिक्स क्या कहलाएंगे, क्लोरोप्लास्ट। पौधों का रंग हरा क्यों है, क्लोरोप्लास्ट के कारण। और क्लोरोप्लास्ट में जो पिगमेंट है वो क्या है, क्लोरोफिल, ठीक है। सारी पत्तियां हरी हैं तो उसकी वजह क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट, जो कि कहाँ मिलता है, क्लोरोप्लास्ट में मिलता है, ठीक है। तो ये तो सारे प्लास्टिड हो गए, और थोड़ा सा देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट को थोड़ा सा डिटेल में, इसमें छोटा सा एनिमल आ रहा है क्लोरोप्लास्ट। और इसके बारे में इसको एक चीज बोला जाता है किचन ऑफ प्लांट सेल। इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट सेल भी बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि ये जो पौधे हैं ना उनका खाना पानी कौन बनाता है, क्लोरोप्लास्ट। तो इसको क्या बोलते हैं, किचन ऑफ प्लांट सेल बोलते हैं। किचन ऑफ प्लांट सेल, ठीक है बेटा। एक डायग्राम बनाते हैं पहले क्लोरोप्लास्ट का।
ये डीएनए इसका, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, आउटर मेम्ब्रेन, ये इसकी इनर मेम्ब्रेन है बेटा, और दो मेम्ब्रेन की जो मध्य स्पेस होता है उसे कहते हैं पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। दो मेम्ब्रेन के मध्य जो स्पेस है उसे बोलेंगे इंटरमीडिएट स्पेस बोल दो या पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे पेरिप्लास्टिडियल स्पेस लिख रहा हूँ, पेरिप्लास्टिडियल स्पेस। ठीक है, ये जो सिंगुलर एक ये इतना डायग्राम केवल एक ये बोला, इसे कहते हैं थाइलेकॉइड। ठीक है, एक सिंगल को बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसे थाइलेकॉइड। ठीक, और थाइलेकॉइड के ग्रुप को क्या बोलेंगे, पूरे के पूरे जो थाइलेकॉइड के ग्रुप है ना, 1 2 3 4 5, इसको बोलते हैं ग्रेना। ठीक है बेटा, इसको बोलेंगे ग्रेना। ये जो पूरा एक हीप बन रहा है ना बंच, इसको बोलेंगे ग्रेना। ग्रेना मतलब ग्रुप ऑफ थाइलेकॉइड्स। ठीक है बेटा, और जो येलो कलर के दाने हैं ये वाले, ये हमारे राइबोसोम्स। और ये कैसे होंगे, 70S टाइप के। ठीक है, और जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो द्रव भरा रहेगा उसको बोलेंगे स्ट्रोमा। ठीक है बेटा, जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर द्रव या मैट्रिक्स भरा होगा उसका नाम क्या होगा यहाँ पे, स्ट्रोमा। स्ट्रोमा, स्ट्रोमा क्या है, मैट्रिक्स या फ्लूइड, मैट्रिक्स या फ्लूइड या द्रव बोल सकते हैं। तो ये एक छोटा सा डायग्राम है क्लोरोप्लास्ट का। अच्छा, एक चीज और लिख लो, लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, ग्रेना में। फोटोसिंथेसिस के दौरान जो लाइट रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, प्रकाशिक अभिक्रिया, वो कहाँ होती है, ग्रेना में। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगी, लाइट रिएक्शन ये होती है बेटा ग्रेना में। और डार्क रिएक्शन या अप्रकाशिक अभिक्रिया कहाँ होती है, स्ट्रोमा। ये स्ट्रोमा है ना, तो मेरे पास वहां पे जगह नहीं है, मैं यहाँ लिखा हूँ। तो जो डार्क रिएक्शन होती है वो कहाँ होती है, स्ट्रोमा। ये होती है बेटा स्ट्रोमा। ठीक है,
ये जब फोटोसिंथेसिस की बात करेंगे तब आएगा। फोटोसिंथेसिस में दो फेज होते हैं, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन कहाँ होती है? ग्रेना में होती है। और डार्क रिएक्शन कहाँ होती है? ये स्ट्रोमा में होती है। ठीक है, बन गया सबका? इसके बारे में दो तीन बातें लिखो, इसके कार्य लिखो। ये मतलब क्लोरोप्लास्ट। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। यह एक दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। जो पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट उपस्थित होता है। इसमें क्लोरोफिल नामक पिगमेंट उपस्थित होता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम नामक तत्व पाया जाता है। अगला पॉइंट, क्लोरोप्लास्ट में जो द्रव होता है, उसे स्ट्रोमा कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट में जो द्रव होता है उसे स्ट्रोमा कहा जाता है, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की अप्रकाशिक अभिक्रिया ब्रैकेट में डार्क रिएक्शन संपन्न होती है। तो इसका अगला पॉइंट, स्ट्रोमा में सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। स्ट्रोमा में सिक्के के समान संरचनाएं पाई जाती हैं, जिन्हें थाइलेकॉइड कहते हैं। और ये थाइलेकॉइड मिलकर सिक्कों के ढेर के समान प्रतीत होते हैं, जिन्हें ग्रेना कहते हैं। इसी में लिखना, ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ब्रैकेट में लाइट रिएक्शन, ग्रेना में प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशिक अभिक्रिया ब्रैकेट में लाइट रिएक्शन संपन्न होती है। ठीक है बेटा, तो ये इसके बारे में कुछ बेसिक बातें जो लिखे हैं हेडिंग डालो, क्लोरोप्लास्ट के कार्य।
क्लोरोप्लास्ट के कार्य। देखो बेटा, क्लोरोप्लास्ट का पहला कार्य क्या है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न करा। तो पहला कार्य क्या हो जाएगा यहाँ पे? अगर हम बात करें इसके कार्य की, तो पहला कार्य क्या होगा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न कराना। तो पहला कार्य हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। दूसरा, स्टार्च फॉर्मेशन, यानी स्टार्च का बनना, स्टार्च का निर्माण करना। पिगमेंट निर्माण में भूमिका, पिगमेंट्स के निर्माण में भूमिका। तो ये 3 कार्य लिखना है, ठीक है? पहला प्रकाश संश्लेषण, दूसरा स्टार्च का निर्माण करना और तीसरा पिगमेंट के निर्माण में भूमिका, ठीक है? 3 कार्य होते हैं। ठीक है? अगला जो हमारा कोशिकांग है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगला कोशिकांग क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इतना हो गया, ठीक है? अगला कोशिकांग है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो पहला सवाल ये कि इसकी खोज किसने की थी? तो इसमें 3 साइंटिस्ट हैं, पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन। पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन। तो पोर्टर, क्लॉड एंड फुलमैन। इसमें सेंटेंस के फॉर्म में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज, पोर्टर, क्लॉड व फुलमैन नामक वैज्ञानिकों ने की थी। ठीक है? इसमें अगला पॉइंट यह है पादप व जंतु कोशिकाओं, यह पादप व जंतु कोशिकाओं वहां दोनों में पाए जाते हैं, दोनों में पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, ये सूक्ष्म नलिकाकार संरचनाएं हैं, ये सूक्ष्म नलिकाकार संरचनाएं हैं जिनका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है, जिनका एक सिरा केंद्रक झिल्ली से जुड़ा होता है और दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली तक फैला होता है, और दूसरा सिरा प्लाज्मा झिल्ली तक फैला होता है। ठीक है? देखो कुछ इस टाइप का होता है स्ट्रक्चर। अगर इसकी बात करें तो ये, अगर इसकी बात करें
ये क्या है? केंद्रक है, न्यूक्लियस। ठीक है, केंद्रक क्या होता है? डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, दोहरी झिल्ली होती है इसमें। सिरा किससे जुड़ा होता है? केंद्रक से। ठीक है ना, केंद्रक से अगर सिरा जुड़ा है तो इसको इस तरीके से जोड़ देंगे। और अगला सिरा इसका कहाँ जुड़ा होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। ठीक है, तो यहाँ कहीं पे क्या हो जाएगा? ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो जाएगी। इसको ग्रीन कलर से दिखा देंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? यहाँ पे ये हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ठीक है बेटा। तो ये जो बीच का स्ट्रक्चर है हमारा इतना, ये क्या है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो इसी पे दाने नुमा संरचना पाई जाती है। इसी पे क्या होगी? दाने नुमा संरचना पाई जाएगी, जिनको क्या बोलेंगे? राइबोसोम। ठीक है, राइबोसोम बना देते हैं यहाँ पे। ये बना और कुछ में नहीं बनाया, कुछ में नहीं बनाएंगे। ठीक है, क्योंकि राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार का होता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ कौन सा होगा? जिस पर राइबोसोम पाया जाएगा, और स्मूथ कौन सा होगा? जिस पर राइबोसोम नहीं पाया जाएगा। ठीक है बेटा, तो ये वाला जो सरफेस है हमारी, ये कैसी है? स्मूथ, इस पर कोई राइबोसोम नहीं है, तो ये कौन सा कहलाएगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, तो ये वाला जो हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और जहां पे राइबोसोम पाया जा रहा है वो कैसा हो जाएगा? रफ। ठीक है, तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये हो जाएगा, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रेटिकुलम और ये जो पर्पल कलर की जो संरचना है, ये क्या है? राइबोसोम्स। ये बेटा राइबोसोम्स। ठीक है, और ये क्या है? न्यूक्लियस। और ये क्या है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बन गया? जहां तक लिखा था उसके बाद लिखो अगला पॉइंट। राइबोसोम की उपस्थिति, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर, राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। शॉर्ट में इसको ER लिखते हैं, ER शॉर्ट में लिखते हैं इसको ER। दो प्रकार के होते हैं और हिंदी में लिखते हैं अंतःप्रदव्य जालिका। अंतःप्रदव्य
जालिका, ये इसको हिंदी में होता है। तो हम लोग लिख रहे थे कि राइबोसोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार के होते हैं। डैश नंबर 1, पहला लिखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, पहला लिखो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसमें लिखो इनकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इनकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते, इनकी सतह पर राइबोसोम्स नहीं पाए जाते। दूसरा लिखो बेटा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें डैश करके लिखो इनकी सतह पर राइबोसोम चिपके रहते हैं, इनकी सतह पर राइबोसोम्स चिपके रहते हैं। ठीक है, हो गया इतना। छोटी सी हेडिंग डाल दो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कारण। देखो बेटा राइबोसोम्स, पहली बात तो एक बात है यहाँ पे ये सुनो, राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री, मीन्स राइबोसोम जो है प्रोटीन बनाने का काम करते हैं। एक तरीके से क्या होती है? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री होती है। राइबोसोम्स किसका काम करेंगे? प्रोटीन बनाने की फैक्ट्री का। और यहाँ पे सवाल ये है कि कौन सा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है प्रोटीन बनाएगा, कौन सा नहीं बनाएगा। तो जिस पर राइबोसोम होंगे वही प्रोटीन बनाएगा, और जिस पर राइबोसोम नहीं होगा वो प्रोटीन नहीं बनाएगा। तो प्रोटीन कौन सा बनाएगा? रफ वाला, क्योंकि राइबोसोम कहाँ है? रफ वाले। ठीक है बेटा, तो पहली बात ये समझ में आ रही है कि रफ वाला किसमें इन्वॉल्व होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, तो यानी कि जैसे हमने इसको बांटा है ना रफ और स्मूथ में, तो वैसे ही इसके कार्य भी दो प्रकार के हो जाएंगे, एक तो रफ वाले के कार्य, दूसरा स्मूथ वाले के कार्य। तो हमारी जो हेडिंग है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, तो इसमें नंबर 1 करके बना लो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, तो हम पहले लिखेंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। और शॉर्ट में इसको SER बोल देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट में क्या लिख देते हैं? SER। तो इसमें पहला कार्य हो जाएगा लिपिड सिंथेसिस, वसा का निर्माण। पहला कार्य क्या लिखोगे? लिपिड सिंथेसिस। यानी वसा का निर्माण, हिंदी में क्या लिख दोगे? वसा का निर्माण। ठीक है बेटा, अगला क्या होगा? कैल्शियम आयन का भंडारण, यानी स्टोरेज ऑफ कैल्शियम आयंस। तो कैल्शियम आयन का भंडारण। ठीक है बेटा, Ca+2 क्या होता है? कैल्शियम आयन। कैल्शियम को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? Ca से। और चूंकि आयन है इसलिए +2 लिख दिया इसके ऊपर। आयन है ना, तो +2 लिख दिया, उसकी वैलेंसी हो रही है। तो कैल्शियम आयन का भंडारण, मतलब मेम्ब्रेन का निर्माण करना, यानी झिल्ली का निर्माण करना। मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस, मेम्ब्रेन बायोसिंथेसिस।
यानी कि झिल्ली का निर्माण करना, ठीक है। कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस, यानी कि कोलेस्टेरॉल भी यही बनाता है, कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस। कोलेस्टेरॉल बायोसिंथेसिस। और डिटॉक्सिफिकेशन की प्रक्रिया का काम कौन करता है? सेल को डिटॉक्सिफाई कौन करेगा? यही करेगा। सेल को डिटॉक्सिफाई मतलब एक तरीके से डिटॉक्स करना क्या होता है कि विषाक्त पदार्थ कोशिकाओं से बाहर निकालना। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब क्या होगा बेटा? जो भी विषाक्त पदार्थ है उसको कोशिका से बाहर निकालना। तो डिटॉक्सिफिकेशन का कार्य भी करता है। डिटॉक्सिफाई सेल, डिटॉक्सिफाई सेल यानी कि कोशिका को विषाक्त पदार्थों से मुक्त कराता है, ठीक है बेटा। हिंदी में चाहो तो लिख लो कि कोशिकाओं को विषाक्त पदार्थ से मुक्त कराता है, ठीक है। कोशिकाओं को विषाक्त पदार्थों से मुक्त कराता है। तो ये कार्य हो गए किसके? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अगली आईडी बना लो उसमें, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कार्य, और इसको शॉर्ट में लिखेंगे RER, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर दूं, इतना लिख दिया था। देखो बेटा, रफ की सरफेस क्या है? राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स क्या होते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री होती है, प्रोटीन बनाते हैं। तो इसका कार्य क्या हो जाएगा? प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बनाने का काम करेगा। तो प्रोटीन सिंथेसिस। किसके द्वारा? राइबोसोम्स के द्वारा। कौन है इसके पास? राइबोसोम्स। तो थ्रू राइबोसोम्स, थ्रू राइबोसोम्स, ठीक है बेटा। ये प्रोटीन बनाएगा किसके द्वारा? राइबोसोम्स के द्वारा, क्योंकि इसके पास क्या है? राइबोसोम्स हैं। एक चीज और करता है ये, जो प्रोटीन बन गई है उसको मॉडिफाई करेगा, यानी कि उसमें चेंजेस लाएगा, ठीक है। तो अर्ली मॉडिफिकेशन का काम करता है। अर्ली मॉडिफिकेशन ऑफ फोल्डिंग, अर्ली मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन्स, ठीक है बेटा। तो अर्ली मॉडिफिकेशन मतलब मॉडिफिकेशन मतलब उसको प्रोसेस करना, जो प्रोटीन बनी है ना उसको परिष्कृत करना, ठीक है, उसमें चेंजेस लाना, ठीक है। तो ये काम कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, ठीक। तो अर्ली मॉडिफिकेशन ऑफ प्रोटीन एंड अगला कार्य क्या रहेगा? अर्ली फोल्डिंग, उसको फोल्ड भी कराएगा। अर्ली फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, ये कार्य कौन करेगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। तो ये तीन काम लिखे, प्रोटीन से जुड़े हुए सारे के सारे। पहला प्रोटीन बनाएगा राइबोसोम के द्वारा, अर्ली मॉडिफिकेशन करेगा प्रोटीन का। दूसरा अर्ली फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन्स की अर्ली फोल्डिंग भी कराएगा, ठीक है। तो तीनों ही कार्य किससे जुड़े हैं? प्रोटीन से। कौन कराएगा? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों कराएगा? क्योंकि इसके पास राइबोसोम की प्रेजेंस होती है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। अगला है, अगला कोशिकाएं हमारा है गोल्गी बॉडीज, ठीक है। अगला है गोल्गी बॉडीज। बेटा इसको पोस्ट ऑफिस या पोस्टमैन ऑफ द सेल भी बोला जाता है।
इसको क्या बोलते हैं? पोस्टमैन ऑफ द सेल या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। तो इसको क्या बोलते हैं? पोस्टमैन ऑफ द सेल या पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। ठीक बेटा, इसी को बोलते हैं पोस्टमैन ऑफ द सेल। और इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्गी ने। इसकी खोज किसने की थी बेटा? कैमिलियो। इसकी खोज की थी कैमिलियो गोल्गी ने। तो गोल्गी बॉडी की खोज किसने की थी? कैमिलियो गोल्गी ने। और इसको एक नाम दिया गया इसके कार्य के आधार पर, और वो क्या नाम है इसका? पोस्टमैन ऑफ द सेल। ठीक है, ये इसका नाम है। अच्छा, इसका एक नाम और भी लिखो, कॉन्ड्रिया भी बोलते हैं। तो अगला पॉइंट बना के लिखो, बेकर। बेकर एक साइंटिस्ट है। बेकर ने इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा है। बेकर ने इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा है। बेकर ने इसे लिपोकॉन्ड्रिया भी कहा है। ठीक है, तो नाम क्या हो गया? एक तो गोल्गी बॉडी हो गया, दूसरा नाम लिपोकॉन्ड्रिया हो गया, और कार्य के आधार पर एक नाम और पड़ जाता है, पोस्टमैन ऑफ द सेल। ठीक है, अगला पॉइंट लिखो इसमें, पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम। पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। पादप कोशिका में इसे डिक्टियोसोम कहते हैं। अगला पॉइंट, गोल्गी बॉडीज चपटी, गोल्गी बॉडीज चपटी संरचनाएं होती हैं, जिनके सिरे फूले हुए होते हैं, कॉमा जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। जिनके सिरे फूले हुए होते हैं, कॉमा जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। जिन्हें सिस्टर्नी कहा जाता है। अगला पॉइंट, सिस्टर्नी के निकट गोलाकार छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं। सिस्टर्नी के निकट गोलाकार छोटी छोटी संरचनाएं होती हैं, जिन्हें वेसिकल्स कहा जाता है। जिन्हें वेसिकल्स कहा जाता है। उल्टा बोर्ड पे वेसिकल्स कहा जाता है। ठीक है, अगर इसका डायग्राम बनाए तो इस तरीके से बनाएंगे इसको।
सिरे फूले हुए दिखाने हैं और बीच का पोर्शन हल्का सा चपटा दिखाना है, ठीक है। सिरे फूले हुए दिखाने हैं और बीच का पोर्शन हल्का चपटा दिखाना है, और साथ में कुछ डॉट डॉट बना दो ताकि मैट्रिक्स जैसा लगे कि प्रोटीन मैट्रिक्स होता है यहाँ, ये जो प्रोटीन मैट्रिक्स में घिरे रहता है, ये डॉट डॉट सा बना दो। और इसके ऊपरी सिरे में कुछ गोलाकार संरचनाएं होती हैं, क्या कहते हैं, वेसिकल्स कहते हैं। तो वेसिकल्स दिखा दो यहाँ पर। ये क्या हो गया बेटा, वेसिकल्स, ठीक है। तो इसका नामांकन करते हैं। ये सिस्टर्नी है बेटा, ये क्या है, सिस्टर्नी। सिस्टर्नी है, और ये क्या है, वेसिकल्स है, और ये डॉट वाला है प्रोटीन मैट्रिक्स, प्रोटीन मैट्रिक्स है ये, ठीक है। और ये स्ट्रक्चर किसका बन गया, पूरा गोल्गी बॉडी का। अगला ऐड करना है इसमें गोल्गी बॉडीज के कार्य। हो गया बेटा, प्रोटीन इसका, सॉरी, गोल्गी बॉडीज के कार्य। देखो इसका जो नाम रखा है वो क्या रखा है, पोस्टमैन ऑफ द सेल। इसके कार्य के आधार पर रखा गया। तो इसका कार्य क्या होता है कि प्रोटीन को ये प्रोसेस करेगा, पैक करेगा और एक डेफिनेट स्पेस तक पहुंचाएगा, मींस टारगेटिंग सेल तक पहुंचाएगा। प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स, ये इसका कार्य हो गया। क्या काम होगा, प्रोसेस करेगा, मींस मॉडिफाई करेगा, उसको वेसिकल्स में पैक करेगा, वेसिकल्स में पैक करेगा और टारगेट सेल तक पहुंचाएगा, ठीक है। तो इसका पहला काम क्या हो जाएगा, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, and targeting of proteins, ठीक है बेटा। प्रोसेस करेगा मीन्स मॉडिफाई करेगा, प्रोसेस करना मीन्स मॉडिफाई करना। पैकेजिंग, जैसे किसी चीज को पैक करते हैं और ये पैक किसमें करेगा, छोटे छोटे वैक्यूल्स में, छोटे छोटे गोलाकार संरचनाओं में प्रोटीन को पैक कर देगा वेसिकल्स में, और उसको डेफिनेट प्लेस तक, प्लेस क्या होगा, कोई दूसरी कोशिका हो सकती है, किसी दूसरी कोशिका में उसको भेज देगा, ठीक है। तो ये काम करेगा गोल्गी बॉडी। इसीलिए क्या बोलेंगे, इसको पोस्टमैन ऑफ द सेल बोला जाता है, इसी कार्य की वजह से। यही इसका क्या होता है, मेन कार्य भी होता है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स। ये इसका क्या है, मेन कार्य है। अगला कार्य क्या हो जाएगा, ये पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण करेगा, पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण,
और एक काम और करेगा, लाइसोसोम्स का निर्माण करता है। लाइसोसोम्स का निर्माण, ये 3 काम होते हैं इसके, गोल्गी बॉडीज के 3 काम होते हैं। पहला मुख्य काम है, ये बेटा सबसे मेन काम इसका ये वाला है, इसीलिए इसको पोस्टमैन ऑफ द सेल बोला जाता है। ठीक है, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग एंड टारगेटिंग ऑफ प्रोटीन्स। ठीक है, और दूसरा काम क्या है, पॉलीसैकेराइड्स का निर्माण, और तीसरा काम क्या है, लाइसोसोम्स को बनाता है। लाइसोसोम्स का निर्माण इसी से होता है। जाना है, जिसको जाना है वो जा सकता है, मैं करूँगा। ठीक है, जिसको जाना है बस। तो ये था बेटा गोल्गी बॉडीज के बारे में। अगला जो हमारा कोशिकांग है वो लाइसोसोम्स है। ठीक है, अगला कोशिकांग क्या है हमारा, लाइसोसोम। हो गया बेटा। अगला कोशिकांग है लाइसोसोम। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, क्रिस्टन डी ड्यूक, यानी सीबी ड्यूक ने। लाइसोसोम की खोज किसने की थी, क्रिस्टन डी ड्यूक। तो इसका नाम लिखो बेटा, क्रिस्टन डी ड्यूक। लाइसोसोम की खोज क्रिस्टन डी ड्यूक ने की थी। इन्हें आत्महत्या की थैलियां भी कहा जाता है, सुसाइडल बैग्स। इन्हें क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। इन्हें आत्महत्या की थैलियां भी कहा जाता है। इन्हें आत्महत्या की थैलियां भी कहा जाता है। मीन्स सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं इसको। क्या बोलते हैं, सुसाइडल बैग्स। इन्हें आत्महत्या की थैलियां भी कहा जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट, इनका निर्माण गोल्गी बॉडीज से होता है। इनका निर्माण गोल्गी बॉडीज से होता है। ठीक है, इनका निर्माण गोल्गी बॉडीज से होता है। अगला पॉइंट, ये एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं, यानी सिंगल मेम्ब्रेन होती है। ये एकल झिल्लीबद्ध कोशिकांग होते हैं। स्टॉप। अगला पॉइंट, इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम भरे हुए होते हैं। इनमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स भरे हुए होते हैं, जो कि पाचन में मदद करते हैं। इसमें फलस्वरूप पाचन की प्रक्रिया के दौरान, पाचन कौन सा, कोशिका के अंदर, पाचन किसमें, कोशिका के अंदर। फलस्वरूप पाचन की प्रक्रिया के दौरान जब भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, फलस्वरूप पाचन की प्रक्रिया के दौरान जब भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स की आवश्यकता होती है, कॉमा, ये स्वतः, ये कौन, लाइसोसोम,
ये स्वतः फट जाते हैं, ये स्वतः फट जाते हैं, जिस कारण इन्हें आत्महत्या की ख्यालियां, ब्रैकेट में सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है, जिस कारण इन्हें आत्महत्या की ख्यालियां, ब्रैकेट में सुसाइडल बैग्स भी कहा जाता है। अच्छा, एक चीज और है, कभी कभी इसका पीएच पूछता है। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का पीएच क्या होता है? स्लाइटली एसिडिक। तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स का पीएच बेटा क्या होगा? पीएच मान होगा इसका हल्का अम्लीय। क्या होगा? हल्का अम्लीय, मतलब स्लाइटली एसिडिक। हल्का अम्लीय। ठीक है, अगर इसका एक सिंपल सा डायग्राम बना दें तो ये माना गोलाकार संरचना है और यही क्या है? लाइसोसोम है। ठीक है, ये लाइसोसोम बन गया। इसमें क्या होगा? इसमें हो गए हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बने। इस तरीके से हमने हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बन दिए। ठीक है बेटा, तो ये क्या है? लाइसोसोम है हमारा, और ये क्या बने इसके अंदर? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बना। और फिर है ना इसके कारण ठीक है, इसके कार्य के बारे में देखते हैं। पहला कार्य इंट्रासेलुलर डाइजेशन। इंट्रासेल्युलर डाइजेशन मतलब कोशिका के भीतर पाचन। इंट्रा का मतलब विद इन द सेल, कोशिका के भीतर पाचन। कोशिका के भीतर पाचन, ये इसका पहला कार्य। ठीक है बेटा, इंट्रासेलुलर डाइजेशन। दूसरा काम क्या होगा? ये भी प्रोग्राम्ड सेल डेथ में मदद करेगा। तो रोल इन एपोप्टोसिस, रोल इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। एपोप्टोसिस को क्या बोलते हैं? प्रोग्राम्ड सेल डेथ। और अगला काम क्या होगा? रोल इन फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन में भी इनका भूमिका होगी। तो रोल इन फर्टिलाइजेशन। ठीक है बेटा, रोल इन एपोप्टोसिस, रोल इन फर्टिलाइजेशन, और एक काम और है रोल इन रिपेयर। रिपेयर मतलब जो कोशिका की वेयर एंड टियर हुई है ना, उसकी मरम्मत करना। जो भी टूट फूट होती है उसकी क्या होता है? कोशिका की मरम्मत करना। तो अगला काम क्या होगा? रोल इन रिपेयर ऑफ सेल। ठीक है बेटा, तो इसके 4 काम होंगे। पहला मुख्य काम क्या है? ये वाला मेन काम है इसका, इंट्रासेलुलर डाइजेशन।
ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, रोल इन एपोप्टोसिस मतलब प्रोग्राम सेल डेथ में भी भूमिका अदा करता है। रोल इन फर्टिलाइजेशन मतलब निषेचन की प्रक्रिया के दौरान भी भूमिका अदा करता है। और अगला क्या है, रोल इन रिपेयर ऑफ सेल, सेल को रिपेयर भी करता है, यानी मरम्मत करता है। तो ये लाइसोसोम के काम है। अगला है हमारा कोशिका राइबोसोम। राइबोसोम अगला कोशिका क्या है बेटा, राइबोसोम। इसको इरेज कर दूं, हो गया सबका? जो अगला कोशिकांग है वो है राइबोसोम। इसमें 3 बातें याद रखनी है। इसकी खोज किसने की थी, पैलेट। पैलेट एक साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने इसकी खोज की थी। तो खोजकर्ता कौन है, पैलेट। ये क्या है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स है। क्या है, राइबो न्यूक्लियोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या है, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या होगा, जरा इसको देखो यहाँ पे, इसका मतलब क्या होगा, देखो बेटा, राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स। राइबो का मतलब होता है राइबोसोमल, ठीक है। और न्यूक्लियो मतलब होता है कि आरएनए। न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, डीएनए और आरएनए। लेकिन चूंकि ये राइबोसोम है तो राइबोसोम में क्या होगा, राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन। तो इसमें क्या क्या होगा बेटा, यहाँ पे ध्यान दो जरा। राइबोसोमल यानी आरएनए प्लस प्रोटीन, ये इसका मतलब होगा। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होगा कि इसमें राइबोसोमल आरएनए, आर का मतलब यहाँ पे राइबोसोमल, ठीक है। राइबोसोम मतलब राइबोसोम में पाया जाने वाला। तो राइबोसोम में पाया जाने वाला आरएनए क्या कहलाएगा, राइबोसोमल आरएनए कहलाएगा। और प्लस प्रोटीन, तो राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स क्या कहलाता है, आरएनए कहलाता है, वो सॉरी राइबोसोम कहलाता है। इसको एक नाम कह सकते हो, आरएनए रिच बॉडीज। आरएनए रिच बॉडीज, ठीक है बेटा, क्योंकि इसमें क्या होगा, बेसिकली आरएनए ही तो होगा ना, तो इसीलिए क्या बोलेंगे, आरएनए रिच बॉडीज क्या कहलाएंगी, राइबोसोम्स कहलाते हैं। आरएनए रिच बॉडीज क्या कहलाएंगी, राइबोसोम्स कहलाएंगी। क्यों, क्योंकि इसमें राइबोसोमल आरएनए भरा होता है, ठीक है। और एक इसका पॉइंट क्या है, लैक मेम्ब्रेन, यानी कि इसमें कोई भी झिल्ली नहीं पाई जाती है। ये विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, झिल्ली रहित कोशिका। ये कैसा कोशिका है बेटा, झिल्ली रहित, झिल्ली रहित कोशिका मीन्स लैक मेम्ब्रेन। ये झिल्ली रहित कोशिकाएं, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा कि झिल्ली रहित कोशिकाएं क्या है, तो राइबोसोम। आरएनए रिच बॉडीज क्या कहलाती हैं, राइबोसोम। राइबो न्यूक्लियो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स इसे कहते हैं राइबोसोम, ठीक है। खोज किसने की थी, पैलेट ने। इतनी बात है इसमें। अच्छा, ये मैं नहीं बता रहा हूँ कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया में हमने देखा था, क्लोरोप्लास्ट में भी देखा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी देखा, ठीक है। बैक्टीरिया की कोशिका में भी पाया जाता है, और यूकैरियोटिक सेल में तो है ही है। तो ये इसके मेन साइट से पाया जाता है, केंद्रक में भी पाया जाता है, ठीक, केंद्रक में भी पाया जाता है। चलो एक चीज और लिखो यहाँ पे, राइबोसोम के अंदर करता होगा दो प्रकार का। बैक्टीरिया में क्या होता है बेटा, देखो बेटा, अगर हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की और यूकैरियोटिक सेल की, प्रोकैरियोटिक सेल प्लस माइटोकॉन्ड्रिया
एंड क्लोरोप्लास्ट। तो इसमें राइबोसोम कैसा होता है? 70S टाइप का होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में राइबोसोम कैसा होगा? 70S टाइप का होगा। वहीं यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम कैसा होगा? 80S टाइप का होगा। यूकैरियोटिक सेल, इसमें बेटा राइबोसोम कैसा होगा? 80S टाइप का। और इसको अगर फर्दर इसकी यूनिट देख लोगे, फर्दर इसको तोड़ोगे तो 40S प्लस 60S। यहाँ पे ये ना सोचना कि 50 और 30 करेंगे तब 80 होगा, बेटा इसको ऐसे ही तोड़ा जाता है, ठीक है। ये 40S और 60S ही कहलाएगा, तो इसको बोलेंगे कंबाइंड रूप से 80S, ठीक है। और यहाँ क्या होगा? 50S प्लस 30S, तब ये होगा 70S। 70S कैसे बनेगा? ये होगा 50S प्लस 30S, तभी 70S कहलाएगा। एस कहाँ? एस क्या कहलाती है? स्वेडबर्ग यूनिट। एक साइंटिस्ट है, उन्हीं के नाम पे एस रखा गया, स्वेडबर्ग यूनिट कहलाती है। स्वेडबर्ग यूनिट कहलाती है, एस कहलाता है यहाँ पे स्वेडबर्ग यूनिट। ठीक है बेटा। इसका मुख्य काम क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। इसका मुख्य काम क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसका मेन काम या इसका कार्य क्या होगा? प्रोटीन सिंथेसिस। कार्य में लिख लो, कार्य क्या लिख लोगे? आगे लिख लो कार्य में प्रोटीन सिंथेसिस, और इसी में लिख लेना इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। इसे प्रोटीन निर्माण की फैक्ट्री भी कहा जाता है। और इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें तो इसका स्ट्रक्चर, ये राइबोसोम है। ये राइबोसोम। अगला कोशिकांग है केंद्रक या न्यूक्लियस। अगला कोशिकांग क्या है? न्यूक्लियस। कितना हो गया बेटा? इसे मॉनिटर ऑफ द सेल नहीं बोला जाता, मॉनिटर ऑफ द सेल, क्योंकि पूरी कोशिका के कार्य नियंत्रित कौन करता है? केंद्र। पूरी कोशिका के कार्य नियंत्रित कौन करेगा? केंद्र करेगा। इसलिए इसको क्या बोलेंगे? मॉनिटर ऑफ द सेल बोलेंगे, ठीक है बेटा। तो इसको क्या बोलेंगे? मॉनिटर ऑफ द सेल। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अभी लिखेंगे रुको। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। और ये एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर कराता है, यानी कि दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग कहलाएगा। इसमें क्या क्या होगा? इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है, जिसे क्या बोलेंगे? क्रोमेटिन नेटवर्क बोलेंगे। इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाएगी, जिसे क्या बोलेंगे बेटा? क्रोमेटिन नेटवर्क बोलेंगे। और जब यही क्रोमेटिन नेटवर्क गाढ़ा हो जाएगा तो आगे चल के क्या बनाएगा? गुणसूत्र बनाएगा। उससे क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम या गुणसूत्र बनाएगा, ठीक है। क्रोमेटिन नेटवर्क कंडेंस होकर क्या बनाएगा? क्रोमोसोम बनाएगा। केंद्र के अंदर भरे द्रव को क्या बोलेंगे? न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्र द्रव्य बोलेंगे, ठीक है। और इसमें जो डीएनए होगा, इसमें क्या क्या होगा? डीएनए होगा, यानी कि क्रोमेटिन में क्या क्या मिलेगा हमें? डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे।
DNA प्लस स्टोन प्रोटीन्स मिलेंगे केंद्रक, ठीक है। तो ये कुछ बातें हैं, बेसिक बातें जिनको याद रखना है। तो इसके बारे में लिख लेते हैं। केंद्रक की खोज, केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। अगला पॉइंट, केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल, केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल यानी कोशिका का मस्तिष्क, केंद्रक को ब्रेन ऑफ द सेल ऑब्लिक मॉनिटर ऑफ द सेल, ऑब्लिक मॉनिटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है, मॉनिटर ऑफ द सेल भी कहा जाता है। अगला पॉइंट, केंद्रक एक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। केंद्रक एक दोहरी झिल्लीबद्ध कोशिकांग होता है। कॉमा, इसकी केंद्रक कला में, इसकी केंद्रक कला में न्यूक्लियर पोर, इसकी केंद्रक कला में न्यूक्लियर पोर, पोर का मतलब छिद्र, इसकी केंद्रक कला में न्यूक्लियर पोर पाए जाते हैं। अगला पॉइंट, केंद्रक में एक द्रव्य भरा रहता है, केंद्रक में एक द्रव्य भरा रहता है जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसे न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं, न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। और इसमें धागे नुमा, और इसमें धागे नुमा संरचना पाई जाती है जिसे क्रोमेटिन कहते हैं, जिसे क्रोमेटिन कहते हैं। यही क्रोमेटिन संघनित होकर, संघनित यानी गाढ़ा होकर, यही क्रोमेटिन संघनित होकर क्रोमोसोम्स का निर्माण करता है, संघनित होकर क्रोमोसोम्स यानी गुणसूत्र का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है, न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है, न्यूक्लियोप्लाज्म में एक गोलाकार संरचना पाई जाती है जिसे न्यूक्लियोलस, जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं। जिसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, फुल स्टॉप। अगला पॉइंट, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस आरएनए व प्रोटीन के निर्माण में, न्यूक्लियोलस आरएनए व प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। न्यूक्लियोलस आरएनए व प्रोटीन के निर्माण में सहायक होता है। ठीक है बेटा, तो ये कुछ बेसिक बातें थी जो हमने देखी इसके बारे में, और इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लो।
ये बेटा आउटर मेम्ब्रेन हो गई इसकी, ये इनर मेम्ब्रेन हो गई, ये न्यूक्लियर पोर कहलाते हैं यहां पे, ये क्रोमेटिन नेटवर्क कहलाएगा, ये है क्रोमेटिन नेटवर्क, और यही कंडेंस होकर क्या बनाएगा, यही कंडेंस होकर क्या बनाता है, क्रोमोसोम। और क्रोमोसोम्स में क्या क्या होता है, डीएनए प्लस हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, और ये है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है। ठीक है, इतनी बातें इसमें याद रखो, ये इस तरह है। इसका काम लिखो, केंद्र का कार्य। यह कोशिका में होने वाली कार्य से बनाता है। यह कोशिका में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर, यह कोशिका में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। यह कोशिका में होने वाली उपापचयी यानी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, यह कोशिकाओं में या कोशिका में होने वाली उपापचयी क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। और इसका डायग्राम बना कंप्लीट करना। कितना हो गया? ये कितना हो गया? 1.5 घंटा पूरा हो गया? हाँ पूरा हो गया।